हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 28 दिसंबर और डे है वेडनेसडे। सो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस को। पहले आप जान लो क्या क्या है आज। पहले फ्रंट पेज के ऊपर नेजल वैक्सीन के बारे में है कोविड की। देन ओपिनियन पेज के ऊपर हमें दो एडिटोरियल्स हैं, एक तो अफ्रीका के बारे में और सेकेंड है 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सर्च किया है उसकी लिस्ट है, एक डेटा पेज है। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे दो चीज़ें हैं, एक तो सर्विकल कैंसर के ऊपर एडिटोरियल है, दूसरा कंप्यूटर एडिटोरियल जनरल ने एनसीआर के ऊपर कुछ बातें कही हैं, एनसीआर की रिपोर्ट को ऑडिट किया है, सो उसके बारे में है। देन पेज नंबर 10 के ऊपर मुल्लापेरियार डैम जो है उसके बारे में है, कैसे उसका वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। देन टूरिज़्म के ऊपर है कि हमें एक टूरिज़्म के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो आर्टिकल में आपको बताऊँगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में है पेज नंबर 14 पे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज पे। रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने नेज़ल वैक्सीन को अलाउ कर दिया था। अब ये जो नेज़ल वैक्सीन है ये बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा एंड ये जो नेज़ल वैक्सीन है ये प्राइवेट सेंटर्स पे अराउंड 800, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे अराउंड 800 में मिल जाएगी और गवर्नमेंट सेंटर्स पे 325 की मिल जाएगी। तो इसी के बारे में बात है एंड ये ना जनवरी के 4th वीक में अवेलेबल हो जाएगी सब जगह पे। अब ये क्या है, इनकोवेक है, इनकोवेक इसका नाम है। ये एज अ बूस्टर डोज यूज़ कर सकते हैं 18+ जो हो उनके लिए। अब ये वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेज़ल वैक्सीन है जो नोवेल कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूज़ होती है। अब ये ना बूस्टर डोज की तरह यूज़ होती है। अब इसके लिए अपॉइंटमेंट करवानी हो तो कोविन वेबसाइट पे आप जाके करवा सकते हो। तो यही था इसके बारे में नेज़ल वैक्सीन के बारे में। अब नेक्स्ट सीधे आइए आप एडिटोरियल के पेज पे, ये रहा फोकस ऑन अफ्रीका द हार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ये एडिटोरियल राजीव भाटिया जी ने लिखा है। एक्चुअली जो अभी वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्स कहाँ मिलता है। अब बात हो अब ये बात हो डायमंड रिसोर्स की या गोल्ड की, ये सारे ज़्यादातर रिसोर्स ना कोल देख लो, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर रिसोर्स जो है ना अफ्रीका में मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स भी अफ्रीका में ज़्यादा है, तो वर्ल्ड का फोकस ना कुछ टाइम बाद अफ्रीका पे जाएगा क्योंकि वो रिसोर्स रिच कंट्री है। हेंस यूएसए के वाशिंगटन में एक समिट हुई जिसमें यूएसए ने कुछ प्रॉमिसेस किए अफ्रीका के साथ। उनमें से फर्स्ट प्रॉमिस तो ये था, एक सेकेंड, चलो ठीक है मुझे याद है। फर्स्ट प्रॉमिस तो ये था कि यूएसए G20 के अंदर अफ्रीका को परमानेंट सीट देगा। सेकंड ये था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका को परमानेंट सीट मिलेगी। और थर्ड ये था कि हम अफ्रीका से मीट करेंगे, यूएसए मिलेगी अफ्रीका से। ठीक है, तो इनमें से राइटर ये कह रहे हैं कि पहला और तीसरा तो ठीक है, हाँ वो G20 में आपको ले सकते हैं और आपसे मिल भी सकते हैं, बट सेकंड जिन्होंने कहा ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया इतनी ट्राई करने के बाद भी अभी तक इंडिया को नहीं एज अ परमानेंट मेंबर रखा। उसमें खाली 5 मेंबर्स हैं ना, तो अभी तक इंडिया को भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया है, तो और किसी कंट्री को कैसे बनाएंगे ये कहते हैं। अब आगे देखें तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही यूएसए ने एंड यही था। एंड अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने ना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है यूएसए से, ये 2 कदम आगे है। अगर यूएसए एंड अफ्रीका की हम देखें ना ट्रेड, तो वो $4.49 है बिलियन डॉलर्स है, वरस चाइना की देखें तो 254 बिलियन डॉलर्स की है। तो आप खुद देख लो 254 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा या 44.9 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा। चाइना ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। बात करें 2020 के अंदर, तो इसमें ना अफ्रीका में चाइना ने की 43.4 बिलियन डॉलर्स की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, वरस यूएसए ने की कहाँ गई 30.31 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। सो यही कह रहे हैं कि चाइना ऑलरेडी आगे है, उसे पता है कि फ्यूचर में रिसोर्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बदले में अफ्रीका क्या कर रहा है, उन्हें उनके इनिशिएटिव जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन चाइना प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों पे हेल्प कर रहा है। और अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया और चाइना अफ्रीका एक ओल्डेस्ट फ्रेंड है। चाइना से भी पहले से इंडिया अफ्रीका से ट्रेड कर रहा है
एंड कोविड-19 के टाइम में हमने देखा हमने कैसे उन्हें मेडिसिन पहुंचाई, फिर इकोनॉमिक हेल्प की, कैसे उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करके, और दूसरा फूड एड हमने उन्हें पहुंचाई। देन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जब यूक्रेन और रशिया का हुआ तब भी हमने उन्हें फूड एड पहुंचाई, क्योंकि उधर ग्रेन ज़्यादा उगते नहीं हैं। हैंस हमने काफ़ी हेल्प की अफ्रीका की, और यही बात है कि हम ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। और इंडिया की भी अब समिट होने वाली है 2024 में, लास्ट टाइम कब हुई थी 2015 में अफ्रीका के साथ, तो अब होने वाली है। यही है पूरे एडिटोरियल में। ये देखिए, ये ना डेटा पॉइंट है, किसके बारे में है, इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्च हुई है ना चीज़ें 2022 के अंदर, उसके बारे में ये पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे ये रहा फर्स्ट नंबर पे, एक सेकेंड थोड़ा ब्लर है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है IPL 2022 को, देन सेकेंड पे कोविन प्लेटफॉर्म को, देन फीफा वर्ल्ड कप को एंड एशिया कप, फिर फिफ्थ नंबर कहाँ गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप को, सिक्स नंबर पे ब्रह्मास्त्र मूवी जो है उसके बारे में, देन सेवेंथ नंबर पे ई श्रम कार्ड के बारे में, एट नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, नाइन्थ पे KGF चैप्टर 2 के बारे में, और 10 में ISL के बारे में। तो यही है बस इंफॉर्मेशन के लिए। चलो आगे जाएं, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये पेज है, ये है सर्विकल कैंसर के बारे में। अब हाँ थोड़ा जूम, ठीक है, नीचे भी कुछ रह गया, चलेगी इतना ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 9 to 14 ईयर्स की बच्चियों के लिए वैक्सीन स्टार्ट करवाई है। एंड ये वैक्सीन किसके लिए है, ये वैक्सीन HPV वायरस के अगेंस्ट है, जो हेल्प करेगी सर्विकल कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो HPV क्या है, ये वायरस है जिससे एक कार्सिनोजेनिक वायरस है जिससे सर्विकल कैंसर होता है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर्विकल कैंसर, सर्विक्स कहाँ होता है, देखो वेट ये है, मैं जब इसे बताती हूँ। देखो इस साइड होता है वजाइना, इधर होता है यूट्रस, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इधर होता है सर्विक्स। तो ये कैंसर इसी जगह पे होता है। सो इस जगह की जो सेल्स होती है ना वो कैंसरियस सेल बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो वायरस है HPV, ये वायरस उनकी सेल्स के अंदर आ जाता है, या तो पहले से ही होता है या किसी वजह से आ जाता है। तो ये ना सेल्स की इरेगुलर ग्रोथ करवा देता है, और सेल्स की इरेगुलर ग्रोथ की वजह से हो जाता है कैंसर। तो यही होता है। अब आगे बात करें तो ये जो वैक्सीन है ये हम ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डालने वाले हैं। ऑलरेडी इसके अंदर 12 डिजीज़ हैं। अच्छा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जिस बीमारियों के अगेंस्ट बीमारियों को डाला है ना उसे हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है। जैसे कि पोलियो ले लो, है ना, फिर यही सारी है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, तो यही है। अब आगे बात करें इस वैक्सीन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट कंटीजियस डिसीज़ और सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है ना कैंसर की वुमेन के अंदर, वो है सेकेंड मोस्ट, फर्स्ट दूसरी थी, सेकेंड मोस्ट सर्विकल कैंसर है, जिसमें से एन्युअली कई लोगों की डेथ होती है। अब ये होती है ह्यूमन प्रोपिलीन वायरस की वजह से, जिसे HPV भी कहते हैं। अब ना बताएं तो अराउंड वर्ल्ड के 21% जो केसेस हैं वो इंडिया में होते हैं, और वर्ल्ड में टोटल जो डेथ होती है ना उनमें से 23% डेथ इंडिया में होती है। इतनी ज़्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड है, इसमें इंडिया कितना पार्ट है, इतना सा, इसमें से इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट की डेथ, हाई अमाउंट की इन्फेक्शन और हाई अमाउंट की डेथ इंडिया में ही हो रही है, तो बहुत कंसर्न वाली बात है। अब बात करें 2020 में तो 6,04,127 सर्विकल कैंसर के केसेस आए थे वर्ल्ड के अंदर। अब वर्ल्ड के अंदर जो बता 1 लाख वुमेन के ऊपर कितने, 1 लाख वुमेन में से कितनी को सर्विकल कैंसर है, ये है 13.3, मतलब 1 लाख वुमेन वर्ल्ड के अंदर उनमें से 13.3% वुमेन्स को सर्विकल कैंसर होगा। बट इस इंडिया के अंदर ये जो नंबर है ना वो 18 है, मतलब 1 लाख में से 18 तो ऐसी औरतें होंगी जिन्हें सर्विकल कैंसर है। तो इतना ज़्यादा हाई नंबर है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये नंबर 4 होना चाहिए। मतलब जो अभी आपका 18 लड़कियां
सर्विकल कैंसर से फेस कर रही है ना, अराउंड 1 लाख लड़कियों में से, तो ये नंबर ना 4/1 लाख होना चाहिए, इससे भी कम, और अभी आपका बहुत कम है। और ये टारगेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है 2023 तक, सॉरी 2030 तक। तो 2030 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये टारगेट दिया है कि आपको अपना नंबर 8 सभी कंट्रीज़ को दिया, इंडिया का नहीं, तो 18 से कम करके 4 करो, ठीक है। अब ये कैसे टारगेट अचीव होगा, जो अभी 18 है पर लाख वुमेन के, वो 4 पर लाख कैसे होगा, वो होगा वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन इतने लोगों को कैसे पहुंचाएंगे, तो हमें ना 90% गर्ल्स को तो एटलीस्ट कवर करना ही है इस प्रोग्राम में। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की स्कीम, जिससे स्कूल जाने वाली बच्चियों को ही ये दे जाएगा। अच्छा, बेस्ट टाइम कब है ये वैक्सीन लगवाने का, और फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले। सो चलो आगे बात किए जाए तो हाँ, ये ना आयुष्मान भारत जो स्कीम थी उसके अंदर भी इसे कवर किया है। एंड अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई नंबर है इसके सर्विकल कैंसर, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। तो इसी के बारे में है, सर्विकल कैंसर के बारे में है। अब जरा इसका लिस्ट पढ़ लें। देखो पहला पॉइंट, 23% केसेस आते हैं और 32% जो वर्ल्ड की टोटल डेथ होती है वो इंडिया में होती है। ये वैक्सीन जो है वो 9 से 14 ईयर्स की बच्चियों को देंगे हम, और जो नहीं, हाँ इसके अंदर एक और पॉइंट था, और हाँ जिन तक नहीं पहुँचेगी उन्हें हम, अब वो पॉइंट कहाँ गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ मैं बता दे रही हूँ, इसी में है। जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तब मैंने पढ़ा था ये पॉइंट कि हम ना जिन तक ये जो स्कूल नहीं जाती ना जो बच्चियाँ, उन्हें हम घर तक पहुँचाएंगे ये वैक्सीन, ऐसा कहा इन्होंने। अब ये जो ड्रग है उसे अप्रूवल मिल गया है, क्लियर्ड है, और मिड 2023 तक ये आ जाएगा, और इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लार्ज पब्लिक हेल्थ के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था पूरा एडिटोरियल, एंड ये आपके GS 3 के अंदर हेल्थ से रिलेट करके देखना, और GS 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज़ जो सही लगे वो। चलो नेक्स्ट है AG के बारे में, CAG के बारे में, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा अब ये बताओ कि इनका वर्क क्या है। ये ऑडिट करते हैं। कब करते हैं, देखो ये हमारे पास समझो ये चेक है, ब्लैंक चेक, ठीक, ये हमने लिया और फिर हम खर्च करने के बाद हमारे फ़ोन में ये आया कि हमारे पापा के फ़ोन में ये आया कि इतने इतने रुपए खर्च हुए, तो पापा हमारे पास आएंगे कि बेटा दो हिसाब, है ना। तो यही होता है, एग्जीक्यूटिव के पास कंसोलिडेटेड फंड में से रुपए निकालने के पॉलिसी के लिए पावर तो है, बट वो रुपए निकालने के बाद जब CAG उनके पास आती है ना, दो दिखाओ क्या क्या खर्च किया आपने, तो तब उन्हें जवाब देना पड़ता है। अब ये एग्जीक्यूटिव ही अकेले नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी ले लो, अदानी जैसी कोई, या किसी भी पर्सन जिसका वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, उनके खर्चे की ऑडिटिंग कर सकती हैं। कहीं ना कहीं जिसका कोई परसेंट, अगर कोई टैक्स भी बहुत ज़्यादा दे रहा है तो उसकी भी ऑडिटिंग कर सकती है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। मेनली ना आप गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ होंगी, उसमें कितना क्या गया, खर्च हुआ, कितना हुआ, ये सब CAG ऑडिट करती है। अब CAG ना अपनी रिपोर्ट देती है किसे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखती है, ठीक है। सो यही है। अब क्या है ना, ये जो NRC है ना वो असम में आया था। क्यों आया था, देखो जो लोग ना मार्च 25, 1971 से पहले आए उसे असम की सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट कुछ चीज़ें थी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने थे, तो लोगों ने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी किया। अराउंड 19.6 लाख जितने लोगों को ही अलाउ किया, पर इस एप्लीकेशन जो थी वो 3.3 करोड़ एप्लीकेशन थी, तो बहुत कम लोगों को अलाउ किया। और कई केसेस तो ऐसे भी थे जो अपने 3rd स्टेज में पहुंच गए थे ना रजिस्ट्रेशन के, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी, उन्हें बाद में कह दिया कि आप सारी चीज़ें फॉल्टी हैं, ऐसे करके। तो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने कहा कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया था वो 2014 के दिसंबर में दिया, फरवरी 2015 तक आपको कंप्लीट करना था, और आपने ये 2020 तक कंप्लीट किया है। और इसका जो मेन, देखो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना तब इन्हें इतने रुपए दिए थे 288.18 करोड़, ठीक, जिनमें से इन्होंने पता कितना रुपए लग गए इनके रुपए लग गए
1600.66 करोड़ जैसे रुपए इनके लग गए। जो ऑलमोस्ट कितने टाइम्स, अराउंड 8 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट लगे, 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा आपने खर्च किया एक स्कीम को बनाने, एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने में। और तो और आपने टाइम भी कितना लिया, 2015 में ये कंप्लीट होना था, जो आपने 2022 में कंप्लीट करके दिया है। और तो और एक और बात इन्होंने कही कि आपने जो वेज दिया है ना, जो स्टाफ को आपने रुपए दिए हैं वो भी कम करके दिए हैं, ठीक है। तो यही एनआरसी इन्होंने कहा कि आपने जो यूज़ है ना एनआरसी का वो सही से नहीं किया, आपने इन लोगों को वेज, मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से नहीं दी, आपने वो भी कम दी है। तो यही सारे बात है। पहले तो जो ओरिजिनल प्लान है उसका बजट आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 5 गुना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और तो और काफ़ी लेट किया, फिर जो वेज है वो भी काफ़ी कम दिया आपने इन लोगों को। तो यही सारी बातें हैं। आपको ना एक काम करना है, ये आपके GS2 से इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक काम करना है, CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, आपको ये बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और दूसरा आपको एक होमवर्क करना है कि जाके लक्ष्मीकांत खोलो और CAG पढ़ो, ठीक है। आगे चले तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये सुंदर सा ताजमहल। आप सीधे पेज नंबर 10 पे आइए, यहाँ मुल्लापेरियार डैम के बारे में है। सो ये जो डैम है ना, ये डिस्प्यूट है किसके, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में। सो ये एक डिस्प्यूटेड डैम है एंड इसमें ना वार्निंग दे दी है, क्योंकि तमिलनाडु वार्निंग कर दी है। क्या? क्योंकि ये डैम ना अपनी पीक पे है, जितने इसमें वाटर फिल कर सकते थे ना वो पूरा भर चुका है, तो ओवरफ्लो होने की दिक्कत है या डैम टूटने की दिक्कत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डैम किस रिवर पे बना है, ये पेरियार रिवर पे बना है। एंड अब आपका एक काम है, आप मैप में जाके देखोगे ये पेरियार रिवर कहाँ है, कौन से स्टेट में। अब आगे जाएँ तो ये अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट पैनल पुट्स अप गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू क्रिएट टूरिज्म काउंसिल। अब देखो रिसेंटली ना काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें जो टूरिस्ट थे उन्हें थोड़ी दिक्कत आई थी। अभी एक कोरिया की शायद एक टूरिस्ट थी, उसके साथ ऐसी हरकतें हो रही थी, तो एक बट उनके साथ तो फिर भी ठीक था। कई लोगों की तो डेथ हो जाती है, कई बार मिसबिहेवियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर आप काउंसिल बनाओ, किसकी, टूरिज़्म काउंसिल। जैसे ये GST काउंसिल होती है, वैसे आप ना एक नेशनल टूरिज़्म काउंसिल बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। अब जिससे हम ना ज़्यादा और ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकेंगे। और ये जो टूरिज़्म वाला सब्जेक्ट है ना, उसे आप कॉन्करेंट लिस्ट में बनाओ, ताकि स्टेट और सेंटर दोनों इस पर पॉलिसी बना सके, है ना। इसके बारे में बात कर रहे हैं। और तो और इन्होंने ये भी कहा कि आप ना अपने जो पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे ना उन्हें कंप्लीट करो। जैसे 2017 में जो प्रोजेक्ट्स है ना, हैदराबाद वाला और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, जगन्नाथपुरी के थे, रामचंद्र के थे, एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स तो थे ना, इन्हें आप पहले पूरा करो, क्योंकि आप जितना टाइम इन प्रोजेक्ट्स में लगाओगे ये प्रोजेक्ट उतना ही ज़्यादा डिले हो रहे हैं और उतना ही ज़्यादा कॉस्ट जा रहा है हमारा, और उतना ही फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। हेंस आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिवॉल्व करो। और 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला तो टूरिज़्म काउंसिल बनवाने की बात की, और दूसरी टूरिज़्म जो है ना उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की बात करी। अब ये बताओ कि कौन से शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना। अब आगे जाएं तो पेज नंबर 14 पे है एक छोटा सा आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने $2 बिलियन की इनिशिएटिव दी है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, वो ना एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। इसीलिए इसे बनाने की इनिशिएटिव दी है, इसलिए इसे बनाने में $2 बिलियन का इनिशिएटिव दिया। ये देखो ग्रीन हाइड्रोजन को समझने के लिए ये इमेज ध्यान से देखना। देखो ये हो गई सोलर एनर्जी, ये विंड एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, पानी डाला है इसमें। अब इधर एनर्जी देके इसमें से बनाया O2, वाटर वेपर और H2। अब H2 को हम लोग यूज़ कर लेंगे एज अ फ्यूल, और इन चीज़ें को हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे ही होता है एक ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, हम लोग ना फॉसिल फ्यूल लेते हैं, जैसे कार्बन ले लिया
ऐसा कोई फॉसिल फ्यूल लिया और इसमें से हम बनाते हैं जो इधर एक मिनट इधर जो एनर्जी प्रोड्यूस की ना, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी थी। इधर ही अगर हम लोग कोयला ले लें, कोल ले लें और उससे एनर्जी बनाएं तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ हुआ और सेम प्रोसेस करके हमारी बन जाएगी ब्लू हाइड्रोजन, ठीक। पर इसमें बाई प्रोडक्ट निकलेगा CO2 और CO, पर इन CO2 और CO को हम लोग एक जगह स्टोर करके रख देंगे, ठीक है। फिर आ गया एक ग्रे हाइड्रोजन जो बनता है हाइड्रोकार्बन से, बट इसके अंदर भी ये गंदा होता है क्योंकि इसमें CO2 निकलता है, तो ये CO2 कैप्चर भी नहीं कर सकते, इसलिए ये कम यूज़ होता है। फिर ये आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन। ये कैसे बनता है? ये रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। इलेक्ट्रिकल स्प्लिटिंग की हमने रॉड डाल के, ठीक, और इसमें से बनाया H2, O2 और वाटर वेपर, तो ये था ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सो यही था। अब हो गया आपका पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप सो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।